स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आने वर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन की। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने राज्य में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव न लड़ने का ऐलान करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए वे सिर्फ पार्टी को चुनाव लड़वाएंगे। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में रावत ने कहा कि उन्होंने जब भी खुद विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा और पार्टी को चुनाव लड़वाया तब कांग्रेस सत्ता में आई है। इस पर उपनेता प्रतिपक्ष एवं विधायक खटीमा भुवन कापड़ी ने कहा कि ये हरीश रावत का अपना विचार है, लेकिन उन्होंने जिस तरह से कहा है कि अब पार्टी को ही आगे बढ़ने का काम करेंगे और पार्टी का ही नेतृत्व करेंगे, तो इससे कहीं ना कहीं पार्टी को और ज्यादा मजबूती मिलेगी, क्योंकि हरीश रावत बहुत ही अनुभवी नेता हैं और उनका मार्गदर्शन मिलना पार्टी के लिए सौभाग्य की बात है। देखिए, हरीश रावत जी जो है बहुत सीनियर लीडर हैं उत्तराखंड के, कांग्रेस के बहुत ही वरिष्ठतम नेता हैं। और हरीश रावत जी अगर ये कह रहे हैं कि चुनाव नहीं लड़ेंगे और पार्टी को लड़ाएंगे तो निश्चित ही पार्टी को उससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो विधानसभाएं बहुत छोटी हैं और हर वोटर ये चाहता है कि जो प्रत्याशी हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री हो, चाहे विधायक हो, जो भी हो, वो उसके घर तक आए और घर आकर वोट मांगे, अपनी बात रखे। तो इसलिए जो है कि जिन लोगों के ऊपर पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी है, तो जैसे हरीश रावत जी हैं, तो उनको अगर वो चुनाव नहीं लड़ेंगे तो ज्यादा। हरिद्वार जिले को फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड स्किल डेवलपमेंट थीम के तहत बेस्ट परफॉर्मिंग इंडस्ट्री यानी डिस्ट्रिक्ट चुना गया है और इस उपलब्धि के लिए नीति आयोग द्वारा जिले को 3 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की गई है। मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कोंडे ने बताया कि ये धनराशि विभिन्न विकास कार्यों में खर्च की जाएगी। इस हेतु प्लान ऑफ एक्शन तैयार कर नीति आयोग की एम्पावरमेंट कमेटी को अनुमोदन के लिए भेजा गया है। योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 80.32 लाख रुपए, पोषण के लिए 98.60 लाख रुपए, 65 आंगनबाड़ी केंद्रों के सौंदर्यीकरण के लिए राशि निर्धारित की गई है। आजीविका संवर्धन के लिए 18.36 लाख रुपए, शिक्षा क्षेत्र में और 56 लाख रुपए, 7 स्कूलों में खेल सुविधाओं के विकास हेतु राशि प्रस्तावित है। पशुपालन के लिए 46.72 लाख रुपए की योजना बनाई गई है। सीडीओ ने बताया कि इस पुरस्कार से जिले के विकास कार्यों को गति मिलेगी और स्थानीय नागरिकों को सीधा लाभ मिलेगा। ये उपलब्धि जिला प्रशासन और सभी विभागों के संयुक्त प्रयास का परिणाम है। देखिए, नीति आयोग ने हरिद्वार को फाइनेंशियल इंक्लूजन और स्किल डेवलपमेंट में अच्छा परफॉर्म करने के लिए 3 करोड़ का अवार्ड मनी दिया है। और इसमें जो जिला है, इसमें 3 करोड़ में हम लोग हेल्थ डिपार्टमेंट हो गया, वेटनरी डिपार्टमेंट हो गया, आंगनबाड़ी है, बाल विकास विभाग डिपार्टमेंट है, उनके सभी प्लान्स को हम लोगों ने कल अच्छे से विस्तृत चर्चा उस पर की है। जो हमारे आंगनबाड़ी केंद्र हैं, उनको सौर्य आंगनबाड़ी बनाने के लिए उसकी प्लानिंग की है। कुछ हमारी मशीन जो है हेल्थ डिपार्टमेंट को चाहिए थी, उनके प्रोक्योरमेंट के विषय में चर्चा की गई है। हमारे आशा जो हैं, जब वो हॉस्पिटल्स में आती हैं तो उनके रुकने की, और रात में अगर कोई डिलीवरी है तो उसमें कोई व्यवस्था नहीं होती है, तो आशा घर जो है वो हम लोग इसमें प्रपोज कर रहे हैं। और एजुकेशन डिपार्टमेंट और खेल विभाग जो है वो एक खेल उदय योजना लेके आ रहा है, जिसमें हम सभी ब्लॉक्स में, हर एक एक ब्लॉक्स में जो गेम्स हैं, कहीं वॉलीबॉल अच्छा खेला जाता है, कहीं कबड्डी है, कहीं बैडमिंटन है, तो हर एक ब्लॉक में हम इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी भी इस फंड को उपयोग करते हुए क्रिएट कर रहे हैं। देहरादून शहर में चरमराती ट्रैफिक व्यवस्था पर प्रभावी कार्रवाई के लिए जल्द ही देहरादून आरटीओ शहर में एक बड़ा अभियान चलाने जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य दून वासियों को राहत देना है। इस अभियान के तहत पब्लिक ट्रांसपोर्ट का औचक निरीक्षण किया जाएगा, साथ ही डगामार वाहनों पर भी नजर रखी जाएगी। इसके साथ ही सवारियों की सुविधा को लेकर भी एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा। देहरादून में पब्लिक ट्रांसपोर्ट, विशेष तौर से सिटी बस और विक्रम संचालकों पर अब देहरादून आरटीओ की पैनी नजर है। देहरादून आरटीओ प्रशासन संदीप सैनी ने बताया कि उनके आरटीओ एनफोर्समेंट के साथ इस संबंध में वार्ता हो गई है। शहर के मुख्य चौराहे जैसे आईएसबीटी, घंटाकर, रिस्पनाकपुल, बल्लूपुर चौक सहित शहर के कुछ चिन्हित ऐसे चौक चौराहे और स्थलों पर आरटीओ की टीम जल्द ही औचक निरीक्षण करने जा रही है। आरटीओ की टीम चेक करेगी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की वजह से तो ट्रैफिक में कोई व्यवधान नहीं आ जा रहा है। वहीं उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा है कि चौक चौराहे से 100 मीटर आगे और 100 मीटर पहले हर हाल में खुले रहें।
आरटीओ संदीप सैनी ने बताया कि पहले तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के सभी स्टेक होल्डर्स जिनमें 3 व्हीलर विक्रम संचालक, सिटी बस संचालक, 3 व्हीलर ऑटो, ई रिक्शा इत्यादि को इस संबंध में जानकारी दी जाएगी। इसके बाद कड़ी कार्रवाई होगी। हाँ नहीं बिल्कुल, इसमें हमारी ये प्राथमिकता में है। सबसे पहला जो भी हमारा सिटी ट्रांसपोर्ट है उसमें चाहे सिटी बस हो, मैजिक हो और विक्रम जो है, ये इस समय देहरादून शहर में जो बेसिकली ट्रैफिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट यही चला रहे हैं, तो इनको हमने एक मीटिंग बुलाएंगे। मीटिंग बुला के इनको हम बताएंगे कि आप चौराहों को, स्पेशली चौराहों को 100 मीटर आगे 100 मीटर पीछे खाली रखें, और गाड़ी अगर कहीं रोकते भी हैं ऐसा बीच में कहीं ना रोकें, अपने प्लेसेस पे रोकें जो डेजिग्नेटेड प्लेसेस हैं। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनके परमिट के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ में अब हम इलेक्ट्रॉनिक जो एनफोर्समेंट है हमारा, या हमारे एनपीआर कैमरा, ये स्मार्ट सिटी के कैमरा जो लगे हैं, इसमें हम उसका भी इस्तेमाल करेंगे। एक टीम हमारी वहाँ स्मार्ट सिटी के लिए जो लगी हुई है, जो उसका मॉनिटरिंग करती है, हम उससे कैमरे की डिटेल इस पर्पस के लिए भी लेंगे। फिर उस पर शहर में बढ़ रही स्टंट गतिविधियों को लेकर पुलिस प्रशासन के साथ साथ आरटीओ देहरादून भी सक्रिय हो चला है। देहरादून आरटीओ संदीप सैनी ने बताया कि ऐसे लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट्स को चिन्हित कर उनकी जानकारी निकाली जाएगी। साथ ही मौके पर न रोककर आरटीओ की टीम उनके घर जाकर कार्रवाई करेगी। उन्होंने बताया कि कई बाइक स्टंट कार्टों ने माफी मांग आश्वासन दिया कि रोड सुरक्षा पर वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में पोस्ट करेंगे। हमने अपनी एक टीम गठित करी है, जो टीम जो इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, इंस्टाग्राम या फेसबुक, उससे इनको चिन्हित करते हुए इनकी डिटेल निकालेंगे। और मौके पे हम कोशिश करें मौके पे ना रोकें, क्योंकि मौके पे कई बार क्या होता है, गाड़ी भगाने की कोशिश करते हैं तो एक्सीडेंट का खतरा बन जाता है। तो हम इनके सोशल मीडिया अकाउंट से गाड़ी की डिटेल निकालेंगे और फिर इनके घर पे ही जाके हमारी टीम कार्रवाई करेगी। एक अभी हमने जो बाइक स्टंट वाले थे इनको परसों बुलवाया था और इन्होंने माफ़ी भी मांगी है कि हम उत्तराखंड की रोड्स पे ऐसा नहीं करेंगे, और क्योंकि इनके बहुत सारे फॉलोअर्स होते हैं तो उन्होंने ये भी हमसे प्रॉमिस किया है कि हम रोड सेफ्टी के नियमों का आगे वीडियो बनाएंगे और उसको आगे फॉलो करने के लिए लोगों को प्रेरित करेंगे। तो हमने अपनी एक टीम गठित करी है, जो टीम जो इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, इंस्टाग्राम या फेसबुक, उससे इनको चिन्हित करते हुए इनकी डिटेल निकालेंगे। और मौके पे हम कोशिश करें मौके पे ना रोकें, क्योंकि मौके पे कई बार क्या होता है, गाड़ी भगाने की कोशिश करते हैं तो एक्सीडेंट का खतरा बन जाता है। तो हम इनके सोशल मीडिया अकाउंट से गाड़ी की डिटेल निकालेंगे और फिर इनके घर पे ही जाके हमारी टीम कार्रवाई करेगी। एक अभी हमने जो बाइक स्टंट वाले थे इनको परसों बुलवाया था और इन्होंने माफ़ी भी मांगी है कि हम उत्तराखंड की रोड्स पे ऐसा नहीं करेंगे, और क्योंकि इनके बहुत सारे फॉलोअर्स होते हैं तो उन्होंने ये भी हमसे प्रॉमिस किया है कि हम रोड सेफ्टी के नियमों का आगे वीडियो बनाएंगे। और कोरोना काल से कुछ महीनों के बाड़ा सहित अन्य मांगों को लेकर लंबे समय से जौनसार बाबर के राशन डीलर प्रदर्शन करने चले आ रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे इन राशन डीलरों का आरोप है कि अपनी मांग को लेकर वे कई बार ट्यूनी, चक्राता, कालसी और उप जिलाधिकारी के माध्यम से खाद्य विभाग को ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन आज तक उन्हें भाड़ा नहीं मिला। राशन डीलरों का बकाया भाड़ा देने की मांग है। धन्यवाद देते हैं। हमारे नारेबाजी का कारण यह है कि हमने कई वर्षों से 2020-21 हम विभाग से मांग कर रहे हैं कि हमारा भाड़ा, लाभांश परिवहन भाड़ा दिया जाए, लेकिन विभाग इस पर अनदेखी कर रहा है। हमारे जौनसार बावर के 7 गोदामों के लिए जो हमारा 2021-22 का कोविड का भाड़ा और लाभांश आज तक नहीं दिया गया। 7 महीने का 2021-22 का भाड़ा है वो नहीं दिया, 5 महीने का 2024-25 का है वो भी आज तक नहीं दिया गया, और पूरे प्रदेश में अन्न महोत्सव का पैसा दिया गया वो भी हमारे जौनसार बावर का पैसा नहीं दिया गया, और आंगनबाड़ी का 1 वर्ष से हमको भुगतान नहीं किया गया। एमडीएम स्कूलों का राशन ले जाते हम लोग, उसका जो पूर्व में जब होम डिलीवरी नहीं हुई थी तब भी हमने खुद अपने पैसे से पहुंचा, वो आज तक भुगतान नहीं हुआ। तो हम कई बार खाद्य मंत्री से मिल गए, खाद्य सचिव से मिल गए, और डीएम साहब को भी कॉफी दी हमने, उप जिलाधिकारी को। अभी हमने पूरे 7 गोदामों ने तहसील त्यूनी, तहसील चक्रोदा, तहसील कालसी में ज्ञापन दिया है कि जब तक हमारा भुगतान नहीं होता, जब तक हमारे समस्याओं का समाधान नहीं होगा, हम राशन उठान नहीं करेंगे। लेकिन उसके उपरांत विभाग ने अब नई स्कीम ले आई है कि पॉज मशीन, कि आपको ये पॉज मशीन लेनी है। हमने उसके लिए भी अपने क्षेत्र विधायक के पास भी गए थे, उनके पास भी लिखित दिया है
कि हमारे पास भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए नेटवर्क की सुविधा नहीं है। नेटवर्क नहीं आते। आज जो मशीनें दी गई उसमें इलेक्ट्रॉनिक कांटे भी साथ में दिए गए, उसमें अगर नेटवर्क नहीं तो हमारा मशीन काम नहीं करेगी। दूसरा, हमारा पर्वतीय क्षेत्र है, लाइट नहीं रहती, हमारे गोदामों को ना लाइटों का कनेक्शन है। अगर हम वो मशीन लगाते हैं तो बिना लाइट के कैसे चलेगी। हल्द्वानी के बुधपाक में गोलापार के बागजाला से आए सैकड़ों ग्रामीणों ने उनके क्षेत्रों को सरकारी योजनाओं से वंचित करने का विरोध किया। प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पिछले सालों तक उनके क्षेत्र में बिजली, पानी, सड़क और केंद्र व राज्य सरकार की सुविधा दी जाती थी, लेकिन अचानक सरकार ने उन सभी योजनाओं को बंद कर दिया है। वर्तमान में ना तो बिजली के कनेक्शन दिए जा रहे हैं, ना ही जल जीवन मिशन में पानी का कनेक्शन दिया जा रहा है। इसके अलावा केंद्र व राज्य सरकार की अन्य जल कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी उनको नहीं मिल पा रहा है। लिहाजा उनके द्वारा चेतावनी रैली की गई है और यदि जल्द उनको सुविधा नहीं दी तो और उग्र आंदोलन किया जाएगा। हम लोग तो पूरे गांव वाली तरफ से हम लोग बस एक ही समस्या हमारी ये बस है कि हमें मालिकाना हक दे दिया जाए, जिसकी वजह से हम लोग इतना परेशान हो रहे हैं। उनकी मालिकाना हक ना होने की वजह से ना हमें पंचवर्षीय योजनाएं नहीं मिल पा रही हैं, ना हमें ग्राम प्रधान चुनने का अधिकार मिल पा रहा है, और बस लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में ही हम लोगों को सुना जाता है, उसके बाद तथाकथित वैसे ही छोड़ दिया जाता है। वहाँ पे ना सड़कें हैं, ना पानी है। पानी की जो भी पेयजल योजनाएं थी वो भी ठप कर दी गई बीच में, और अब कोई सुनने वाला हमारा है नहीं। और अगर इसी तरह से नहीं सुना जाएगा तो इस आंदोलन को ऐसे ही जारी रखा जाएगा। चेतावनी रैली आप निकाल रहे हैं, क्या चेतावनी आप सरकार को देना चाहते हैं अपनी रैली के माध्यम से? हम चाहते हैं कि सर, अगर हमारी जो भी समस्याएं हैं, अगर उसका तुरंत ही निस्तारण नहीं किया गया या कुछ भी आश्वासन हम लोगों को नहीं किया गया तो इस आंदोलन को हम यूं ही जारी रखेंगे, और इससे भी थोड़ा सा जो कड़ा हमारा होगा आंदोलन, उसके लिए आप भी तैयार रहिएगा। जब ये महासभा वाले जब घर टूटे, हमारे 8 घर टूटे, तो हम तब ये महासभा वालों को पता चला कि क्या कहते हैं, यहाँ बागजाले में 8 घर टूट चुके हैं। हमारे रिश्तेदारी भी थी। उन्होंने कहा हम आते हैं आपके गांव में, क्या कहते हैं, हम आपका साथ देंगे, सब आप गांव वाले साथ दो, हम भी चलेंगे। और क्या कहते हैं, घर तो टूट गए, उस टाइम में तो कोई आए नहीं, घर टूटने के बाद आए ये लोग। अब आज आप लोग क्या कर रहे हैं? आज मैं जहाँ से शुरू से लेके मीटिंग हम लास्ट तक इन लोग के साथ हैं। चेतावनी रैली है सरकार को चेतावनी देने के लिए कि अगर अभी भी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो डेरा डालो घेरा डालो आंदोलन किया जाएगा। 3 हफ्ते का टाइम हम देने आए हैं। बागजाला में पेयजल की समस्या, सड़क की समस्या को लेकर लगातार लोग लड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भेजा गया, डीएम साहिबा को दिया गया, डीएफओ को दिया गया, परंतु कोई सुनवाई नहीं हो रही। एक विभाग दूसरे विभाग पर टरका रहे हैं, तो हम कह रहे हैं ये बंद होना चाहिए। बागजाला में दशकों से लोग रह रहे हैं, वहाँ तमाम तरह की विकास योजनाएं शुरू की गई, लेकिन अचानक से ये जो अभी वर्तमान सरकार है इसने वहाँ विकास योजनाएं बंद करके नोटिस देना शुरू किया है। हम कह रहे हैं इसे नोटिसों पर रोक लगा करके विकास कार्य करने चाहिए और मालिकाना अधिकार की प्रक्रिया को शुरू करना चाहिए। हम लोगों ने लगातार जो है पिछले साल से हम लोग आंदोलनरत हैं, और पूरे गाँव को लोग जो है एकजुट हैं। उनकी ज़मीन, उनका घर, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी भर की कमाई वहाँ लगा दी है, और आज उनको कि वही वो उनको अपराधी के रूप में जो सरकार देख रही है, जो उनको नोटिस दे करके उजाड़ने की साजिश कर रही है, तो उसके लिए हमने पुरजोर ताकत से पूरे गांव के लोगों ने आज मन बना लिया कि हम अनिश्चितकालीन हम आंदोलन करेंगे। हम सिर्फ अब वहीं गांव तक जो अभी तक आंदोलन कर रहे थे पिछली बार, तो अब वो वाला आंदोलन नहीं रह गया। इसीलिए हमने जो आज ये चेतावनी रैली जो हमने दी है, तो हम ये चेतावनी रैली सरकार को कह दे रहे हैं कि अंतिम चेतावनी है। इसके बाद हम लगातार अनिश्चितकालीन आंदोलन करेंगे। उसमें धरना, प्रदर्शन, बंद, उसमें सड़क जाम, उसमें अनशन, या उसमें आपके ऑफिसों को भी बंद करने की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि ये जनता का देश है। ये जो है हमारा जो शासन है, प्रशासन है, इसलिए हमने ये नारा लगाया, ये सरकार किसकी सरकार हम बनाते हैं, सरकार जनता को नहीं बनाती है। और ये सरकार इतनी निरुग्ध सरकार है कि ये जनता को अपना गुलाम समझ रही है, इसलिए ये हम नहीं होने देंगे। यही हम कहना चाह रहे हैं, इसी के लिए लड़ाई। आनंद सिंह नेगी हूँ, मैं प्रदेश का अध्यक्ष हूँ।
लालकुआ विधानसभा क्षेत्र के भाजपा नेता मोहित नाथ गोस्वामी ने पाकिस्तान और उसके आतंकी ठिकानों के खिलाफ भारतीय सेना द्वारा किए गए ऑपरेशन सिंदूर की सराहना की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की हर कायराना हरकत का इसी तरह मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति अटूट प्रतिबद्धता और एक सशक्त एवं एकजुट राष्ट्र के निर्माण हेतु पीएम मोदी की दूरदृष्टि का प्रतीक है। अपने आवास पर आयोजित प्रेस वार्ता में लालकुआं विधानसभा क्षेत्र के युवा भाजपा नेता मोहित नाथ गोस्वामी ने कहा कि बीते 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की जान जाने के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई के रूप में चलाया गया ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के सैकड़ों आतंकी मारे गए। यहां ऑपरेशन भारत की सैन्य ताकत का छोटा सा परिचय है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को आतंकवाद के खिलाफ भारत की बदली हुई रणनीति का प्रतीक बताया। उन्होंने इस लड़ाई में पूरे देश को एकजुट करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि देश के 140 करोड़ नागरिकों के लिए यहां ऐतिहासिक क्षण था। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में इतना अभी कहना चाहेंगे कि जो भी हमारे प्राइम मिनिस्टर माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो जवाब दिया है वो जवाब बहुत हद तक और बेहतरीन तरीके से हमारे जवानों ने और हमारे सारे पॉलिटिशियनों ने सब लोगों की मिलीजुली भगत से पाकिस्तान को हम लोगों ने करारा जवाब दिया। इसको आज आप देख भी रहे थे जैसा चल रहा था कि ईंट का जवाब पत्थर से देना ना, ऐसा मेरा मानना है। भारतीय किसान यूनियन का 16 जून में होने वाले 3 दिवसीय किसान कुंभ हरिद्वार में आयोजित किया जाएगा, जिसमें राष्ट्रीय अधिवेशन के तहत चिंतन शिविर का आयोजन होगा। इस चिंतन शिविर में राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत के साथ हजारों की संख्या में किसान हरिद्वार पहुंचेंगे। किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष विजय शास्त्री ने कहा कि राष्ट्रीय अधिवेशन चिंतन शिविर में पूर्व वर्ष में संगठन द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा की जाएगी और हरिद्वार जिले के एक वालपुर शुगर मिल पर हरियाणा के किसानों का लगभग 50 करोड़ रुपए भी बकाया है, जिससे कि किसानों का बकाया भुगतान कराए जाने के लिए भी चर्चा की जाएगी। किसानों का महाकुंभ साल में 2 बार किया जाता है, जिसमें देश के कोने कोने से किसान इस किसान महाकुंभ में भाग लेते हैं। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, भारतीय किसान यूनियन चूर हो जाएगा। भारतीय किसान नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, भारतीय किसान प्रोग्राम बंद करवाना। हमारा भारतीय किसान यूनियन का किसान महाकुंभ राष्ट्रीय अधिवेशन ये हर साल यहाँ हरिद्वार में हो। ये हमारे एक साल में 2 राष्ट्रीय अधिवेशन हो। 16, 17, 18 जनवरी का हमारा इलाहाबाद हो और 16, 17, 18 जून का हमारा हरिद्वार में हो। तो यहाँ पूरे भारत के हमारे किसान हो और यहाँ सभी कई प्रदेशों के लंगर भंडारे भी किसान आकर लगाओ और वे सब पूरी हमारे संगठन की 6 महीने की रणनीति तैयार हो और जो जो किसानों की समस्याएं हो उन सभी किसानों की समस्याओं को यहाँ राष्ट्रीय अधिवेशन में 3 दिन तक विचार विमर्श करा जाए और उसके बाद में जो एजेंडा तैयार हो सभी जिले वाइज प्रदेश वाइज राष्ट्रीय कार्यकारिणी के आदेश अनुसार अपने अपने जिलों में सब धरना प्रदर्शन करो। यहाँ से तो हम जनसंपर्क अभियान हमने पूरे जिले में चला रखा है। पूरे जिले से लोग काफी संख्या में भाग लेंगे और यहाँ के सब लोग अपना भंडारा लंगर सब अपना लेकर जाएंगे और वहाँ भी हरिद्वार की तरफ से सबकी व्यवस्था करी जाएगी और दूसरे जनपद के जो लोग हमारे हरिद्वार में लंगर भंडारे में सहयोग करो वे भी अपना बढ़-चढ़ तरीके से हिस्सा ले और सबका भारतीय किसान यूनियन जनपद हरिद्वार की तरफ से राष्ट्रीय अधिवेशन किसान महाकुंभ में सभी का स्वागत है। सभी किसानों को हमारा हाथ जोड़कर निवेदन है कि वो अपने हितों की रक्षा के लिए, अपने हितों के लिए संघर्ष करने के लिए, अपने आने वाली फसलों को नस्लों को बचाने के लिए इस भारतीय किसान यूनियन के महाकुंभ में भाग। चारधाम यात्रा इस समय अपने चरम पर चल रहा है, जिसमें श्रद्धालु बड़ी संख्या में देश विदेश से चारों धाम के दर्शन के लिए उत्तराखंड आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर एक्सपीडिशन के लिए अच्छी संख्या में यात्री उत्तरकाशी की पहुंच रहे हैं। एक्सपीडिशन के शौकीन की संख्या में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। एडवेंचर के शौकीन लोगों के लिए स्नो स्पाइडर टूर ऑपरेटर विष्णु सेमवाल ने अपनी टीम के साथ पर्यटकों को आजकल गंगोत्री, गोमुख व तपोवन के दर्शन भी करवा रहे हैं। स्नो स्पाइडर के टूर ऑपरेटर की टीम द्वारा बाहरी राज्य से आ रहे यात्रियों को पूरी सुविधा अनुसार उत्तरकाशी से गंगोत्री, भुजवासा, गोमुख व तपोवन के टूर करवा रहे हैं, जिसमें यात्रियों को गंगोत्री धाम व गोमुख के दर्शन के साथ साथ एडवेंचर के शौकीन लोगों को इसका आनंद मिल रहा है।
खंड में उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट है, जो कि ट्रैकिंग और माउंटेनियरिंग के लिए बहुत फेमस है। और आजकल बहुत अच्छे ट्रैक हमारे कालंगी, वुडन स्कूल, बहुत सारे एक्सपीडिशन भी चल रहे हैं, जिसमें कि मैं आजकल गौमुख तपोवन ट्रैक पे गया था। यहाँ से हम उत्तरकाशी से पहले दिन गंगोत्री जाते हैं, दूसरे दिन भुजवास जाते हैं, तीसरे दिन गौमुख होते हुए तपोवन जाते हैं। तपोवन कोई लोग सेम डे में रिटर्न होते हैं, कुछ लोग वहाँ रेस्ट करते हैं, साइट सीइंग का आनंद लेते हैं, और वहीं से सेम बैक भुजवासा गंगोत्री उत्तरकाशी आते हैं। तो मेरा कहना ये है कि सभी लोग, बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन है सभी उत्तरकाशी उत्तराखंड के लोगों के लिए कि यहाँ अच्छे टूरिस्ट चल रहे हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि आने वाली पीढ़ी के लिए ये अच्छा विंडो है और सब लोग इस पे ध्यान देंगे। और सरकार से बहुत अच्छे सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन और रिक्वेस्ट है कि ये थोड़ा और जो वेटिंग वाला सिस्टम है, साइन वाला सिस्टम है, उसमें थोड़ा जोर दें कि कम से कम। जनसंघर्ष मोर्चा अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार व दलालों की सर्वसम्मति में प्रदेश के अधिकांश कर्मचारी अधिकारी रिश्वतखोर बन चुके हैं। प्रदेश में जिस प्रकार से रिश्वतखोरी में अधिकारी कर्मचारी पकड़े जा रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि प्रदेश में मनचाही ट्रांसफर, पोस्टिंग, मलाईदार पद हासिल करने की चाह रखने वाले अधिकारी कर्मचारी लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर पद हासिल कर रहे हैं तथा उस रकम को वसूलने के चक्कर में जनता को लूटने जैसा नैतिक कार्य कर रहे हैं। नेगी ने कहा कि जिस प्रकार से विजिलेंस द्वारा रिश्वतखोरों, भ्रष्टाचारियों को अपने शिकंजे में लाया जा रहा है, निश्चित तौर पर सराहनीय कदम है, लेकिन रिश्वतखोरों का पकड़ा जाना सरकार के लिए डूब मरने वाली बात है। प्रदेश सरकार का जो भ्रष्टाचार के मामले में, जो रिश्वतखोरी के मामले में पूरे प्रदेश में जो तांडव मचा है, उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि मनचाही ट्रांसफर, पोस्टिंग और ये मलाईदार पदों की जो होड़ लगी हुई है, जिसमें सरकार के माध्यम से, दलालों के माध्यम से लाखों करोड़ों रुपए दे करके पद लिए जा रहे हैं, मलाईदार पदों पर उनको बैठाया जा रहा है। और उस पैसे को वसूलने के लिए जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, रात दिन उन पर दबाव रहता है। रात दिन उन्होंने अपना एक टारगेट फिक्स कर रखा है कि जो इन्होंने पैसा करोड़ों रुपए दिया है, उसको उगाही कैसे उसको डबल किया जाए। फिर एक तो वो पैसा जो इन्होंने सरकार के दलालों को दिया है, उसके साथ फिर अपनी कमाई भी इनको करनी है। इसके लिए जो इस तरह से जो ये काम हो रहे हैं, पूरे प्रदेश को ये सर्वसार कर रहा है। जो अनैतिक काम जो अधिकारी कर्मचारी कर रहे हैं, वो निश्चित तौर पे इसमें कहीं ना कहीं राजभवन की मौन सहमति भी है। राजभवन जैसी संस्था, इतनी जिम्मेदार संस्था आज इतनी गैर जिम्मेदार कैसी बन गई। पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा है, रोज रिश्वतखोर पकड़े जा रहे हैं और सरकार उसको अपनी उपलब्धि बता रही है। देखिए कितनी बेशर्म सरकार है। अरे किसी भी प्रदेश के अंदर अगर रिश्वतखोर पकड़े जा रहे हैं, तो इससे ये सिद्ध होता है कि प्रदेश में रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार चरम पे है। सरकार को इसमें मातम मनाना चाहिए। सरकार अपनी उपलब्धि जता रही है, ये किसी भी प्रदेश के लिए सही नहीं है। जन समस्याओं के त्वरित समाधान को लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह विष्ट की अध्यक्षता में तहसील दिवस आयोजित हुआ। बड़कोट में आयोजित तहसील दिवस में ग्रामीणों ने बड़ी संख्या में भाग लिया और विभिन्न विभागों से संबंधित समस्याएं एवं शिकायतें 86 दर्ज कराई गई तथा अधिकारियों से सीधा संवाद किया। तहसील दिवस में सड़क, बिजली, पानी, प्रतिकर, गौशाला, सिंचाई, नहर आदि को लेकर समस्याएं एवं शिकायतें प्राप्त हुई। अधिकतर शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण हुआ। जिलाधिकारी ने अधिकारियों की उपस्थिति में अधिकांश शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया। कुछ ऐसी समस्याएं जो शासन स्तर से संबंधित थी, उनके निस्तारण की प्रक्रिया एक पक्ष में पूर्ण करते हुए संबंधित शिकायतकर्ताओं को भी सूचित करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने उपस्थित जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जन समस्याओं के समाधान को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए समयबद्ध निस्तारण करना सुनिश्चित करेंगे। जी, मेरा नाम प्रवीण असवाल है और मैं भारतीय जनता पार्टी कालनी मंडल का अध्यक्ष हूँ। आज तहसील दिवस है और तहसील दिवस के अवसर पर आज उत्तरकाशी के जिलाधिकारी जी यहाँ पर उपस्थित हैं और जनता की समस्याओं को सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं। मेरा मानना है कि जितनी भी समस्याएं हैं, वो पेयजल से लेकर के हों, सड़कों की समस्याएं हों, वो महाविद्यालय की समस्या हो, प्राथमिक विद्यालयों की समस्या हो, ये समस्याएं सिर्फ सुनने तक न रह जाएं, इन समस्याओं को कागजी तक न रह जाए, इन पे कार्रवाई भी हो। अभी बहुत सारी रोडें हैं हमारी, पटांगड़ी की रोड है, नकोला कपुला की रोड है, हलना की रोड है, खनेड़ा की रोड है, जहाँ पर हम लोग देखते हैं कई बार हम लोग मरीजों को भी कंधे पे उठा के लाते हैं। तो इन रोडों का समाधान जल्दी से हो सके, यहाँ के गाँवों को सड़क मिले। दूसरा, अभी हमारी छात्र संघ अध्यक्ष जी ने कहा कि बनाल से बहुत सारे छात्र छात्राएं बड़कोट महाविद्यालय में पढ़ते हैं, तो वहाँ पर वो रोड बने
और बसें उस महाविद्यालय के लगे ताकि आवाजाही में वहाँ पे दिक्कत ना हो। और अभी मैं उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जी से मिला था, महाविद्यालय के उच्चीकरण की हमने बात की, तो कुछ मानक महाविद्यालय के उच्चीकरण के हैं जिसमें छात्र छात्राओं की संख्या भी एक बहुत बड़ा मानक है। तो मेरा क्षेत्र के सभी लोगों से निवेदन है आप लोगों के माध्यम से कि अपने छात्र विद्यार्थी बच्चों के एडमिशन आप रेगुलर इस महाविद्यालय में करें, ओपन की बजाय प्राइवेट की बजाय उन्हें रेगुलर पढ़ाएं। रेगुलर पढ़ाने से कई प्रकार की एक्टिविटी वो लोग सीखेंगे ताकि हमारा महाविद्यालय छात्रों के मानक को पूरा करते हुए उसका उच्चीकरण हो सके, ये मेरा निवेदन है। नमस्ते, मेरा नाम सोनी तोमर है, छात्र संघ अध्यक्षा GDC बड़कोट। आज तहसील दिवस के अवसर पर यहाँ पर माननीय DM साहब जी आए हैं, तो उनसे हमारी कुछ मांगे हैं जो डिग्री कॉलेज को लेके हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे डिग्री कॉलेज में पढ़ते हैं जो कि कुछ इधर भनाल क्षेत्र से हैं, कुछ राजगढ़ी क्षेत्र से हैं। तो हम चाहते हैं कि जैसे जो रोड है यहाँ भनाल वाली रोड है, इधर से 42 से 43 गांव के बच्चे डिग्री कॉलेज में पढ़ते हैं। हम चाहते हैं कि जो ए वाली रोड है वो जो राजगढ़ी वाली रोड है। चलिए, उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।